जय हिंद। आज 2 अक्टूबर 2020 गांधी जयंती और शास्त्री जयंती का अवसर और भारतवर्ष के लिए दो मोर्चों के ऊपर युद्ध के आसार का अवसर, आपत्ति का अवसर। अब आपत्ति अवसर तो होती नहीं है, फिर भी हर क्षण को अवसर मानने वाली ये संस्कृति इस पल पर अगर रुक करके गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को, उनके संदेश को, उनके जीवन कार्यों को याद करे तो आने वाले कल के लिए ये एक ज़रूरी बात बन जाएगी। मैं आपसे महात्मा गांधी के बारे में कुछ एक बात करने वाला हूँ। आन एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ एनसीसी कैडेट्स, जो कि भारतवर्ष के छात्रों को प्राथमिक फौजी तालीम देने का कार्य करता है, वो किस नज़रिए से गांधी जी को देखता है और गांधी जी का कौन सा पहलू इसके ऊपर वो गौर करता है, वो भी आपको जानने समझने का अवसर मिलेगा। आपने गांधी जी की कई तस्वीरें देखी होंगी, गांधी जी के कई गुणों के बारे में आपने जाना होगा, जीवन के कई प्रसंगों के बारे में आपने जाना, सुना, समझा होगा। लेकिन मैं जिस गांधी जी की बात कर रहा हूँ वो वही है बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि अफ्रीका से आए, हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी और उस नई दिशा से 1921 में असहकार का आंदोलन किया, फिर दांडी कूच, फिर भारत छोड़ो, और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया। कितना और कितना प्रभावक और कितना परिणामदायी ये चर्चा का विषय है, लेकिन उनके योगदान को दुनिया का कोई भी इतिहासकार अनदेखा नहीं कर सकता है। मैं जिस मोहनदास करमचंद गांधी को गांधी जी या महात्मा गांधी की बात करने जा रहा हूँ, उनको उस रूप में शायद आपने पहले न जाना हो। मैं आपको कुछ एक तस्वीरें दिखाऊंगा जो कि महात्मा गांधी के कुछ एक स्थापित संगठनों की तस्वीर है, और उन्होंने जो मिलिट्री मेडल्स जीते थे सर्विसेज के दौरान, यानी कि जो उन्होंने अनुभव प्राप्त होने पर उनको जो मेडल इनायत हुए थे, वो भी आप इस तस्वीर में देखेंगे। शायद आपने इन तस्वीरों को देखा हो या न भी देखा हो, लेकिन एक नए तरीके से गांधी जी को जानने और समझने का हम इस अवसर पर कार्य करेंगे। मैं आपसे एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं इस तस्वीर में एक यूनिफॉर्मधारी वॉलंटियर्स की एक झलक आपको दिखाई दे रही है, और इस फोटोग्राफ के बिल्कुल मध्य में यूनिफॉर्म पहन करके जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो है गांधी जी। एक दूसरी तस्वीर आप देखिए, थोड़ी फेडेड आउट है, लेकिन उसमें भी आपको मध्य से थोड़ा दाहिनी तरफ गांधी जी देखने को मिलेंगे। आपको थोड़ा क्लोजअप पे मैं दिखाता हूं ताकि आप जाना पहचाना चेहरा देख सकें। और ये है दूसरी तस्वीर का क्लोजअप, और ये है वो मेडल्स जो गांधी जी को उनकी सेवाओं के लिए अंग्रेज द्वारा अर्पित किए गए थे। आप क्वीन विक्टोरिया को भी इस मेडल पर देख सकते हैं, और ब्रिटेन के राजवी को भी, और उनका जो एम्ब्लेम है वो भी देख सकते हैं। तो ये कुछ एक फोटोग्राफ्स आपने देखे। अब जानिए क्या है ये। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, गांधी जी के पूरे जीवन काल के दौरान कुछ एक युद्ध लड़े गए दुनिया में। सबसे पहला युद्ध जो लड़ा गया, जो उनके जीवन कार्य के दौरान था, वो था जुलू विद्रोह। जबकि अफ्रीका की जुलू प्रजाति ने, जुलूज ने, वहाँ के जो बड़े लड़ाके थे, खतरनाक लड़ाके थे, उन्होंने अंग्रेज सत्ता के सामने युद्ध घोषित कर दिया। उसको जुलू वॉर्स कहा जाता है, और बड़ा ही खतरनाक युद्ध हुआ था। उसमें महात्मा गांधी ने एम्बुलेंस सर्विसेज, पहले तो स्ट्रेचर बेरर सर्विसेज की स्थापना की और उसमें कार्य किया,
और उसके दौरान हिंदुस्तानी वॉलंटियर्स की उसके अंदर भर्ती करवाई और उसमें योगदान दिया। अब जो दूसरी तस्वीर आपने देखी वो दूसरा भयंकर युद्ध जो उनके समय में हुआ वो था बोअर वॉर। बोअर वॉर से ताल्लुक़ है दो ऐसे विश्व मानवों का जो दुनिया के इतिहास में बड़े अहमियत रखने वाले नाम हैं। एक है मोहनदास करमचंद गांधी जो बाद में महात्मा गांधी बन करके उभरे, और दूसरे है सर विंस्टन चर्चिल जिन्होंने इस वॉर को एज ए वॉर कॉरेस्पोंडेंट कवर किया और काफ़ी साहस उन्होंने भी उस वॉर में दिखाया था। लेकिन एक में स्ट्रेचर बेरर्स ब्रिगेड और एक में एम्बुलेंस ब्रिगेड में काम करके गांधी जी ने ये जो पदक हासिल किए वो पदक मैंने आपको इस तस्वीर में दिखाए। उसके बाद गांधी जी के जीवन काल में विश्व युद्ध हुआ। पहला 1914 में शुरू हुआ, 4-5 साल चला, 1918-19 आते आते उसका पूर्णता हुई उस युद्ध की। उसको भी गांधी जी ने समर्थन दिया क्योंकि वो फांसीवादी ताकतों के सामने लड़ा गया, पुरातनवादी ताकतों के सामने लड़ा गया, अंग्रेज़ों के साथ द्वारा ऐसा भीषण युद्ध था। उसमें हिंदुस्तानी सिपाही भी गए और गांधी जी ने उस युद्ध का भी विरोध नहीं किया, उसको समर्थन दिया। जब उसके बाद का विश्व युद्ध आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध 1938-39 में, जब अंग्रेज़ों ने बड़े पैमाने पर भारत से लोगों की भर्ती शुरू की फौज में, और जब युद्ध शुरू हुआ तो विदाउट एनी फॉर्मल डिक्लेरेशन भारत को भी उस युद्ध में शामिल कर लिया क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था। तो गांधी जी ने करने के लिए उसका विरोध शुरुआत में किया, फिर उन्होंने उसका समर्थन करते हुए कहा कि इस वक्त कोई बड़ा सत्याग्रह हम नहीं करेंगे। इसलिए शुरुआती दौर में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें विनोबा जी भावे सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही रहे, ऐसा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन ही शुरू करवाया और उन्होंने अंग्रेज़ों के जीतने की कामना करते हुए उस युद्ध को जितना हो सके उतना समर्थन व्यवहार में दिया। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 की 15 अगस्त के बाद, हिंदुस्तान ने जो सबसे पहला रक्त रंजित संग्राम झेलना पड़ा उसका कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के नाम से हम उल्लेख देखते हैं। 1947-48 में पाकिस्तानी कबायलियों ने आक्रमण करके श्रीनगर तक अपने दस्ते भेजे। श्रीनगर के एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक उनके दस्ते पहुंच गए और उस वक्त हिंदुस्तानी सेना हरकत में आई और हिंदुस्तानी सरकार ने कश्मीर का हिंदुस्तान में विलय होने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस वक्त वॉज द गवर्नर जनरल, और उसके बाद जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे हिंदुस्तान के, उन्होंने कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया और कश्मीर को पाकिस्तान के हाथ से जाने से बचाया। लेकिन इस युद्ध को भी महात्मा गांधी का खुला समर्थन था। पूछा गया कि आप इस युद्ध का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान को कश्मीर निगल जाने का हक गांधी जी ने कभी नहीं दिया। उन्होंने भारत की जो सैन्य पहल थी उसका समर्थन करते हुए कई लेख लिखे, लेकिन उन सभी लेखों में सत्याग्रह की और अहिंसा की बातें थी। इसलिए बड़े अचंभित होकर के और अपनी उत्सुकता के कारण हिंदुस्तान के जो सबसे आला 2 ऑफिसर्स आज तक जिनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है, उनमें से एक फील्ड मार्शल करियप्पा, जो कि उस वक्त सेनाध्यक्ष भी नहीं थे, उस वक्त ही वॉज अ लेफ्टिनेंट जनरल। तो लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं बने थे और न वो फील्ड मार्शल बने थे, लेकिन सबसे सीनियर हिंदुस्तानी सेनापति थे। वो महात्मा गांधी को मिलने गए और उनसे पूछा कि बापू, मेरे विधानों के ऊपर आप जो अहिंसा वाली टिप्पणियां कर रहे हैं, तो एक योद्धा का क्या धर्म होता है, और आपके हिसाब से, आपके विचार से, आपकी जो विचार प्रक्रिया है उसमें, आपके जो सिद्धांत है उसमें एक योद्धा को किस तरीके से कार्य करना चाहिए? क्योंकि योद्धा तो हिंसा करता है, प्रतिहिंसा करता है। मूलतः शत्रु का जो आक्रमण होता है उसका जवाब तो हिंसा से ही देता है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आप
बहुत गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप मुझे दोबारा मिलने के लिए आइए, तब तक मैं और आप दोनों इस प्रश्न पर विचार करेंगे। और मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता दूं, ये महात्मा गांधी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, जो कि पूर्णाहुति नाम की जो उनकी जो आखिरी प्यारेलाल जी ने लिखी हुई किताब है, उनकी आखिरी पलों की 4 बड़े हिस्सों में, उसमें मैंने एज ए स्कूल बॉय वो पढ़ा था और आज भी मेरे दिमाग में वो इम्प्रिंटेड है। उन्होंने कहा कि मैं अंधेरे में देखने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि योद्धा का क्या धर्म है, जो कि मूलभूत रूप से अहिंसा को सिद्धांत में स्वीकार करता है, जो अपने आप से स्वयं हिंसा नहीं करना चाहता है, उसका क्या धर्म है, उसका क्या कर्तव्य है, कौन से कर्तव्य बोध से प्रेरित होकर के उसको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। आई एम ट्राइंग टू लुक इन टू द डार्कनेस। आंख को अंधेरे में सत्य की खोज करते एक योद्धा के धर्म के उस गांधी जी का जो स्वरूप है वो सबसे प्रिय है। उत्तर तो आज भी नहीं मिला है, क्योंकि फील्ड मार्शल करियप्पा जब दूसरी बार उनसे मिलने जाने का डेट फिक्स करने के लिए उन्होंने बात की और उनको जो तारीख मिली उसके पहले महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी थी। तो ये दूसरी मुलाकात हो नहीं पाई और हमें जानने का अवसर नहीं मिला कि महात्मा गांधी योद्धा के धर्म के बारे में फील्ड मार्शल मानेकशॉ को फील्ड मार्शल करियप्पा को क्या बताने वाले थे। तो ये गांधी जी का एक ऐसा स्वरूप जो कि सामान्य रूप से प्रजा की जो जानकारी है उसमें नहीं हो, इसके बारे में हम लोगों ने आज इस लाइव प्रोग्राम में आने के बाद की। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। बड़े अद्भुत, प्रेरक और इतिहास बदल देने वाले शब्द थे। ऐसे देश के अध्यक्ष के जिसका कोई अंतर्राष्ट्रीय मित्र नहीं था, न अमेरिका, न रशिया, न चीन, न ऑस्ट्रेलिया, न ब्रिटेन, न यूरोप में और कोई देश, कहीं कोई ऐसा बड़ा मित्र नहीं था। और जिसके ऊपर 3 साल पहले ही 1962 में चीन ने भीषण आक्रमण करके भयंकर पराजय से भारत को ध्वस्त किया था। जो भारत की उत्तरी सीमा थी और पूर्वी सीमा थी उसके ऊपर आक्रमण करके, और जो देश फौजी तरीके से बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव से ग्रसित था, ऐसे देश का उन्होंने एक ही साल पहले 1965 के युद्ध के पहले एक ही साल पहले उसका सूत्र संभाला था। और उस वक्त हिंदुस्तान फ्रॉम शिप टू शिप खाता था। शिप में गेहूं आते थे, तब हिंदुस्तान अपना पेट भर सकता था। हरित क्रांति हुई नहीं थी, श्वेत क्रांति हुई नहीं थी, गेहूं और दूध की नदियां और फसलें इतनी नहीं थी जितनी आज है। आज हिंदुस्तान स्वनिर्भर है, लेकिन उस समय हिंदुस्तान को खाने के लिए अमेरिकी गेहूं पर यकीन रखना पड़ता था और आधार रखना पड़ता था। तो जब वो शिपमेंट्स प्रॉब्लम में आई और जब न्यूक्लियर ताकतों ने हिंदुस्तान को डराना शुरू किया और जब तलवार के जोर पर जनरल अयूब खान ने हिंदुस्तान के ऊपर दादागिरी करने की कोशिश की और फौजी आक्रमण की शुरुआत करने की कोशिश की, तो उनका प्रख्यात भाषण है। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी देश तलवार की धार पर या एटम बमों की धमकी पर हिंदुस्तान को डरा नहीं सकता। ये देश डरने वाला नहीं है। उस न डरने वाले देश के न डरने वाले इस प्रधानमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया जब पाकिस्तान ने 1 सितंबर को आक्रमण कर दिया 1965 की छंब के मोर्चे पर, और जब छंब का मोर्चा बड़ा ही तकलीफ में आ गया, क्योंकि पाकिस्तान का मूलभूत डॉक्ट्रिन था कि युद्ध को ऐसे लड़ो कि ऑल आउट वॉर न बन जाए, छोटे से मोर्चे पर कश्मीर में लड़ाई हो। वो उसका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था पाकिस्तानी थिंक टैंक्स का कि भारत की इच्छा शक्ति को नष्ट कर दो कश्मीर को टिकाए रखने की और पाकिस्तान के सामने लड़ने की, डीफ्रीज द प्रॉब्लम। और तीसरा कि भारत को लाचार परिस्थिति में मंत्रणा के टेबल के ऊपर ले आओ। आज भी ये तीनों रणनीतियां वो कोशिश करता है जारी रखने की, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। उस समय
इस रणनीति की शुरुआत थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने आदेश दिया कि अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि ये सीमित युद्ध रह जाए तो हम इसको सीमित युद्ध नहीं रहने देंगे, हम तय करेंगे कि हम कहाँ पर आक्रमण करेंगे। और पाकिस्तान ने कश्मीर में आक्रमण किया था तो भारतवर्ष ने, भारत की सेना ने इंटरनेशनल बाउंड्री को पहली बार क्रॉस करते हुए अपने इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के पंजाब के ऊपर आक्रमण कर दिया। और ऐसा प्रचंड आक्रमण था कि भारतीय फौजें लाहौर के आउटस्कर्ट्स पर बाटा शूज कंपनी है उसके कंपाउंड तक जा पहुंची और तब जा करके उसकी आगे कुछ को पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगा करके रोका। लेकिन इछोगिल कैनाल जो कि लाहौर का सबसे बड़ा संरक्षणात्मक मोर्चा बताई जा रही थी वो हिंदुस्तान के कब्जे में आ गई थी और हिंदुस्तान ने इसके आगे बढ़ करके पाकिस्तान के कई प्रमुख शहरों पर धावा बोल दिया था, जिसमें सियालकोट, लाहौर वगैरह मेन है। तो पाकिस्तान को उसकी रणनीति का उल्टा पाठ सिखाना ये भी शास्त्री जी की एक ताकत थी। शास्त्री जी का अवसान कैसे हुआ वो तो भारतवर्ष और दुनिया आज भी नहीं जान पा रही है। केजीबी के जो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है उससे कई कॉन्स्पिरेसी कहानियाँ उभर करके आई है, लेकिन इतिहास को बड़ी ही गंभीरता से समझने का अगर हम प्रयत्न करें तो हम इतना ही यकीन से कह सकते हैं कि वो एक अनसुलझी पहेली है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए इस लाइव प्रेजेंटेशन को मैं एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ एनसीसी कैडेट्स आंग की तरफ से, जो कि भारतवर्ष के छात्रों को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देने का काम करती है, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।